लगभग में पूछा जाएगा कि संविधान को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था, तो आपको याद रखना है 3 वर्ष का समय लग गया था, लगभग में अगर आए तो। और ओरिजिनल रूप से पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह और लगभग 18 दिन का समय इसे लगा था, लगभग 3 साल आप इसे कह सकते हैं। इतने समय में आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। गठन हुआ था, आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये इसका टोटल टाइम लगा था संविधान को बनाने में। बेटा एक साथ सभी को राम राम। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर करें। ये 2 वर्ष कई बार हमें जाता है कि 2 वर्ष लगे होंगे, ये लगभग अगर एक बार आया है प्रश्न और संविधान को बनने में लगभग समय लगा, लगभग 2 वर्ष, लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो कई सारे विद्यार्थी ना लगभग 2 वर्ष करके आ गए, गलत हो जाएगा। 2 वर्ष और 11 महीने है बेटा ये। तो अगर लगभग में प्रश्न आता है तो ये आपके 3 वर्ष जाएगा, ध्यान रखिए आप। आओ जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कल सारी समितियों की मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन सी समितियां जो थी जिसमें संविधान को बनाने में आपके विभिन्न प्रकार के दल जो गठित किए गए थे अलग अलग, उन्होंने अपनी सिफारिशें की अलग अलग क्षेत्र में और उसके आधार पर एक संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो झंडा समिति मैंने कहा था कि कई बार आपके पुरानी किताबों में संशोधित कर दिया गया, वैसे तो आजकल ये मिलता था, जेबी कृपलानी गलत कर देना इसको। झंडा समिति के अध्यक्ष या ये झंडा समिति नहीं हो तो राष्ट्रीय ध्वज आ सकता है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति आ सकती है, दोनों एक ही बातें। अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब रहेंगे। रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन सी समिति थी जिनको आपको याद करना है, महत्वपूर्ण समितियाँ, और किस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर समिति, ये 3 समितियाँ एक साथ पढ़ लो और तीनों के अध्यक्ष करना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊपर वाली तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। इसके बाद संघ शक्ति और संघ संविधान समिति जो है ये वाली, इनके कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। प्रांतीय संविधान के कौन थे? तो पटेल साहब थे आपके, पटेल साहब प्रांतीय संविधान के थे। प्रक्रिया नियम, संचालन, राष्ट्रीय ध्वज पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। संघ संविधान और संघ शक्ति नेहरू जी की है। प्रांतीय संविधान और इसके अलावा मूल अधिकार व अल्पसंख्यक और परामर्श समिति, ये 3 समिति थी आपके, इनके पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति और परामर्श समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपके ये रहेंगे। ये बहुत बार आती है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, और अध्यक्ष कौन है आपके? तो BR अम्बेडकर साहब रहेंगे, BR अम्बेडकर साहब हैं इसके। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके KM मुंशी, KM मुंशी जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे वारदाचार्य साहब, इसके अध्यक्ष हैं आपके। मौलिक अधिकार उप समिति, यह ध्यान रखना, ये है आपके मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। अब यदि उप समितियों की बात करें आपसे तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष का नाम था JB कृपलानी, JB कृपलानी साहब हैं आपके, याद रखना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं और अल्पसंख्यक के कौन थे? तो अल्पसंख्यक समिति के थे HC मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। हरेन कपूर मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहेंगे और आपकी अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष भी रहेंगे। इसके बाद आती है संविधान सभा की कार्यकारिणी। तो संविधान सभा में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। आवास समिति को कई बार हाउस कमेटी भी कह सकते हो आप, आवास कमेटी को आप सदन समिति भी कह सकते हो, और इसके अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो समिति बनी थी इसके थे आपके गोपीनाथ बारदोली। तो ये सारी समितियों के अध्यक्ष एक बार देख लेना, कई बार एग्जाम में आते हैं। पशु परिचर में अगला प्रश्न ये रहा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। हाँ, लगभग 62-63 गुना पास किए हैं। तो ये तो बेटा कई बार दुगने में ही सिलेक्शन होने के लाले पड़ जाते हैं, तो 62 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस रिजल्ट के बारे में अभी आपको कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ना ही परिवार वाले। अब इस प्रश्न को समझना क्या है। प्रश्न एक सिंपल सा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए गए थे वो पेश किए गए थे आपके 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे कि वह संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, और इन उद्देश्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से कब पास किया गया था, वो पास करने की डेट ही आपके संविधान सभा द्वारा पारित की गई थी। और आप सबको पता है, कल भी मैंने बताया था 22 जनवरी, नहीं गलत हो जाएगा, 22 जनवरी तो था, लेकिन 22 जनवरी 1947 की डेट आएगी बेटा, 46 नहीं, खेलू मेघवाल थोड़ी सा है। और आपको पता है जो दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी है तो फिर पास कब कर देगी, जनवरी में पास कैसे हो सकता है, उल्टा थोड़ी चलना अपन को। राइट आंसर रहेगा 1947। तो इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें। ये प्रश्न जानते हुए गलत हो सकता है आपसे, इतना ध्यान रखिए। अगला ये रहा आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। बड़ी अच्छा हमारा सहयोग बना था कि पहले वाली जो पार्टी थी वो हमें बिल्कुल नहीं चाहती थी। विंस्टन चर्चिल जो थे उसके पीएम साहब थे। सर आप हमारे लिए भावना नहीं, वो तो भारत को आज़ाद ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन चुनाव हुए और चुनाव में पार्टी जीत गई बेटा, मजदूर पार्टी को विजय मिल गई। और मजदूर पार्टी के पीएम कौन बन गए, पीएम साहब बन गए क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने चुनाव में घोषणा की थी, अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें घोषणा की थी कि अगर चुनाव के बाद हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। हमारी खुद किस्मत किसी पार्टी की सरकार बन गई, हमने मैनिफेस्टो के हिसाब से याद दिला दी भैया आज़ाद करो हमें, तो आज़ाद कर दिया। लेबर का मतलब होता है, मजदूर का मतलब होता है लेबर पार्टी। आपसे पीएम भी पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय पीएम कौन थे, तो नाम था क्लीमेंट एटली। देख ले एक बार, कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल का नाम था माउंट। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि स्वतंत्रता के समय प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप सब जानते होंगे, सी राजगोपालाचार्य जो थे आपके एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे, तो मोहम्मद अली। स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बन गए सब। भारत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली साहब बने थे, जो कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, ध्यान हो तो आपको। आओ जी, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली साहब थे। स्वतंत्रता के समय किस पार्टी की सरकार थी, तो अभी हमने पढ़ाई है, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे, तो ब्रिटेन के सम्राट तो जॉर्ज ही होते हैं। पहले जॉर्ज पंचम चलता था, अब हो गया था सष्टम, छठे नंबर का। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ये सारे प्रश्न याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आते हैं, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। देश की आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर बनेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय गवर्नर आपके सी राजगोपालाचार्य हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं आपके। और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली साहब हैं। देश की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली। सम्राट का क्या नाम था, तो जॉर्ज सस्टम था। और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन चल रहे थे, तो जे.बी. कृपलानी साहब चल रहे थे, जो कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी थे। बोलो सारे क्लियर हैं? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जानते होंगे ये तो आप। पहली बैठक के अध्यक्ष जो थे वो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हमने आयु के आधार पर कर दिया था। आपको पता है लोकसभा के जब चुनाव होंगे या विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो करता है उसे आप प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हम किसके आधार पे करते हैं, वरिष्ठता के आधार पे करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रहा है। और वरिष्ठता का ये प्रमाण हमने कहाँ से ग्रहण किया, फ्रांस से ग्रहण किया है। तो यहाँ पहली सभा जो हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद हमने स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो भाई अविभाजित भारत में इनका निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, अविभाजित भारत में। लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तो पूर्वी बंगाल चलेगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का मतलब वर्तमान बांग्लादेश के पास चले गया। तो ये निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया। फिर हमने क्या किया कि आपकी उस समय के मुंबई प्रांत, और मुंबई प्रांत उस समय का जो था उसमें संपूर्ण महाराष्ट्र को शामिल कर लो, और संपूर्ण आपके गुजरात को शामिल कर लो। वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के मुंबई राज्य कहा जाता था। और मुंबई राज्य में एक सीट थी, और सीट का नाम था पुणे। और पुणे की सीट पर संविधान सभा में जो कहे थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, और कांग्रेस पार्टी के सदस्य का नाम था जयकर, एम.आर. जयकर। इन जयकर साहब से नेहरू जी ने कहा कि भैया आपको देना पड़ेगा त्यागपत्र, क्योंकि हमें संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर साहब चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में लेने के लिए उपचुनाव करवाया गया। और उपचुनाव के बाद चुन के कहाँ से आएंगे, तो राज्य पूछेगा तो मुंबई से है, सीट पूछेगा तो पुणे की है। किसने त्यागपत्र दिया था, जयकर ने दिया था। किस पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। और फिर चुन के हमने बी आर अम्बेडकर साहब को कहाँ भेज दिया, संविधान सभा में भेज दिया। बोलो क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। पहले चुनाव होगा पूर्वी बंगाल से, विभाजन से पहले पूछे तो पूर्वी बंगाल याद रखना कि दिसंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से होता है, पूर्वी बंगाल से होता है। स्वतंत्रता के बाद उन्हें कहाँ से चुना गया, तो राज्य पूछेगा तो मुंबई, सीट पूछेगा तो पुणे। पुणे सीट क्या पहले से खाली थी, क्या बिल्कुल नहीं थी, खाली करवाई गई थी। किससे, जयकर साहब से, और उसके बाद चुनकर ही आए। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया। आपका एक पड़ोसी देश है जिसे वर्तमान में आप म्यांमार कहते हैं। ये म्यांमार पहले ब्रिटिश भारत का ही प्रांत था, यानी कि ब्रिटिश भारत का ही पार्ट था। बिल्कुल आने वाली है 14 अप्रैल, भारत का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो वही अधिनियम जो सबसे बड़ा है, और वही अधिनियम जो भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया, अलग देश बना दिया गया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया। देखो, भारत की आज़ादी के बाद भारत की संसद के रूप में काम जो करेगी ना बेटा, चुनाव से पहले तक, वो संसद के रूप में या विधायिका के रूप में किसने काम किया था, तो संविधान सभा ने काम किया था। 1947 का जो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें एक प्रावधान था, ध्यान हो तो आपने पढ़ा हो तो, जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था। उसमें यह था कि नए चुनाव होने तक, ध्यान से सुनना, नए चुनाव होने तक संविधान सभा ही विधायिका के रूप में काम करेगी। भारत में या पाकिस्तान में नए चुनाव होने तक विधायिका कौन रहेगी, आपकी संविधान सभा रहेगी। अर्थात उस दौरान सभी कानून जो पास किए जाएंगे वो संविधान सभा के द्वारा पास किए जाएंगे। उस दौरान जो निर्णय लिए जाएंगे वो संविधान सभा के द्वारा लिए जाएंगे। तो बात आई कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए, तो स्वीकार कौन करेगी, संसद। और उस समय की संसद कौन थी, संविधान सभा थी आपकी। एक और प्रश्न याद करना, संविधान सभा के रूप में संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया बेटा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन क्या संविधान सभा के सदस्यों को घर भेज दिया, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या किया कि यहाँ के बाद जब तक चुनाव नहीं हो गए 1952 तक, तब तक संविधान सभा ने भारत की अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। संविधान सभा के रूप में कार्य खत्म, लेकिन उसके बाद भी मौजूद रही। कब तक रहेगी, जब तक संसद के चुनाव नहीं हो जाते, 1952 तक रहेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आओ जी, कुछ प्रश्न जो संविधान सभा के बारे में आपसे पूछे जाएंगे कि 22 जुलाई 1947 को तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है,
और 16 मई 1949 को इस संविधान सभा ने ही भारत को सदस्य बना दिया कॉमनवेल्थ का। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ वो देशों का समूह है, अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा है। उन देशों के संगठन को क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहते हैं, जिनके गेम्स भी आप होते हैं, याद है ना आपको, हर 4 साल बाद। तो भारत को भी इस कॉमनवेल्थ का सदस्य किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगी और इस बैठक के 3 निर्णय आपको याद करने हैं। राष्ट्रगान का निर्णय हुआ, राष्ट्रगीत का निर्णय हुआ और देश के आपके मनोनीत राष्ट्रपति बना दिए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी कार्य संसद के रूप में किसके द्वारा किए गए हैं? आपकी संविधान सभा के द्वारा किए गए हैं। संविधान सभा ने अपना कार्य 24 जनवरी 1950 को पूरा कर लिया था, लेकिन संविधान सभा केवल संविधान का निर्माण ही नहीं कर रही थी, ये साथ ही साथ में देश की संसद का काम भी कर रही थी। एक बार बैठक इसकी संविधान सभा के रूप में होती थी, एक बार बैठक इसकी संसद के रूप में होती थी। और जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी ना, तब इसके अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ था और उस अस्थायी सरकार को भारत का शासन देखना था। देश की आजादी से पहले अंतरिम सरकार, ध्यान रखना बेटा, 2 प्रकार की गठित होगी। एक होगी देश की स्वतंत्रता से पहले, वो तो अविभाजित भारत की होगी, और एक अंतरिम सरकार बनेगी देश की आज़ादी से बाद, उसे भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का हो गया। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? देश की आज़ादी से पहले। और देश की आज़ादी से पहले जो है ना आपके 1952 में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तो देश की आज़ादी से पहले जो अस्थायी सरकार बनी थी, उस अस्थायी सरकार में क्या पूछा आपसे? उस अस्थायी सरकार का सदस्य नहीं था, वो व्यक्ति कौन था? क्या श्री राजगोपालाचार्य थे? बिल्कुल थे बेटा। किसके रूप में थे? ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे उसमें। राजेंद्र प्रसाद थे क्या? बिल्कुल थे। अस्थायी सरकार में इनके पास आपके कृषि डिपार्टमेंट था। जगजीवन राम? बिल्कुल थे बेटा। इनके पास आपके श्रम मंत्रालय था। श्रम मंत्रालय था। कोई था ना तो देश की आज़ादी से पहले ना देश की आज़ादी के बाद, दोनों ही सरकारों का पार्ट नहीं थे। कौन? आपके राधा कृष्णन। राधा कृष्णन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के पहले गैर राजनीतिक उपराष्ट्रपति और गैर राजनीतिक आपके राष्ट्रपति बनेंगे। उससे पहले इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी ना तो विभाजित भारत की अंतरिम सरकार में है, ना देश के स्वतंत्रता के बाद बनने वाले पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे। दोनों का ही पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, प्रश्न कई बार आता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतरिम सरकार। आपको पता है कि भारत में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, और जब तक संविधान सभा निर्माण नहीं कर देगी संविधान का, तब तक के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन भी किया गया, विभाजित भारत की अस्थायी सरकार। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम सरकार में भाग लेने से मना कर दिया कि भैया हम नहीं होंगे इसमें शामिल, हमें तो अलग देश चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम लीग के शामिल हुए बिना ही अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, तो मुस्लिम लीग को लगा यार ये तो कर दिया, हमें पूछा ही नहीं। तो बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई और मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को मंत्री बनाया गया? तो 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। साहित्यवाद बिल्कुल 5 को बनाया गया। 2 चीज़ें याद करें कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत होता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। गठन कब होता है? गठन की डेट है बेटा 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। ये कब शामिल होगी? ये होगी आपकी 26 अक्टूबर 1946 को। अब इस अंतरिम सरकार में कौन कौन थे वो आपको याद करने हैं। तो इसके अध्यक्ष तो गवर्नर जनरल रहेंगे, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आ गए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लॉर्ड वल्लभ भाई पटेल साहब इसमें गृह मंत्री बन गए। रक्षा मंत्री किसको बनाया? तो बलदेव सिंह को बनाया।
बलदेव सिंह को हमने इसमें रक्षा मंत्री बना दिया। और बताओ, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचार्य हैं। सी राजगोपालाचार्य को हमने इसमें अंतरिम सरकार में क्या बना दिया? बना दिया। 26 अक्टूबर को हुआ था बेटा। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री उसको बनाएंगे जो बलशाली होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बलशाली व्यक्ति को हमने रक्षा मंत्री बनाया। टी पे शिक्षा और सी से सी राजगोपालाचार्य, ये आपके हो गए शिक्षा मंत्री साहब। आगे बढ़े। कृषि मंत्री आपके देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने उनको बनाया था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी कृषि मंत्री कौन रहेंगे? ये वाले रहेंगे। रेल मंत्री किसको बनाया? तो रेल मंत्री थे आपके अरुणा आसफ अली जो हैं आपके रेल मंत्री बन गए। उद्योग मंत्री का नाम इसमें था अंतरिम सरकार में जॉन मथाई, ये आपके उद्योग मंत्री हो गए। श्रम मंत्री तो दोनों ही सरकारों में एक ही व्यक्ति को बनाया, जगजीवन राम, जो कि सबसे लंबे समय तक मंत्री भी रहते हैं। खान और ऊर्जा मंत्री किसको बनाया? तो सी भाभा। वित्त मंत्री मुस्लिम लीग के थे, लियाकत अली, ये बाद में पाकिस्तान के पहले पीएमडी बनेंगे, ध्यान रखना। स्वतंत्र मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानफर अली, दोनों अली हैं, याद रखें। इसके बाद विधि मंत्री बनाए मुस्लिम लीग के, जिनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल को, इनको कानून मंत्री बना दिया। वाणिज्य मंत्री किसको बनाया? तो उनका नाम था आई चुंदरीगर। और राष्ट्र में है आपके संचार मंत्री हैं। अब्दुल रब निस्तार। तो बेटा ये आपका अविभाजित भारत का मंत्रिमंडल था। देख लें दोबारा से, कई बार आपकी एग्जाम में आएगा। अध्यक्ष थे माउंटबेटन साहब, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। गृह मंत्री बनाया हमने पटेल साहब को, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को, शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचार्य को बनाया है, और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री रहेंगे अरुणा आसफ अली, उद्योग मंत्री रहेंगे जॉन मथाई, श्रम मंत्री रहेंगे जगजीवन राम, खान मंत्री रहेंगे आपके सी भाभा साहब, वित्त मंत्री लियाकत अली, स्वास्थ्य मंत्री गजानफर अली, कानून मंत्री रहेंगे जोगिंदर नाथ मंडल, और वाणिज्य मंत्री का नाम था आई चुंदरीकर, और लास्ट में आपके संचार मंत्री का नाम था अब्दुल रब निस्तार। ये अविभाजित भारत का मंत्रिमंडल है। सबको आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भाई दो न्यायालय आपको पढ़ने थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पढ़नी थी। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम में प्रावधान था, स्थापना पूछे तो 1774 में कर दी। और जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना हम सबसे बड़े अधिनियम के द्वारा करेंगे, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में। राइट आंसर है 1935 का अधिनियम। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम में होती है। और 1935 के अधिनियम के तहत स्थापना कब हुई? तो आपके 1937 में हो गई। आंसर क्या दोगे इसमें से? 35 ऑप्शन में नहीं है, ये तो किसी हालत में नहीं आएगा बेटा। उपरोक्त में से कोई नहीं है। भाई आप सबको पता है कि संघीय न्यायालय जो है 35 में बना है, और 35 है ही नहीं है इसमें। तो आंसर क्या रहेगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 35, लेकिन आंसर ढूंढना है आपको। इसमें आंसर आएगा डी। क्लियर है सबका? तो इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
बेनेगल नरसिंह राव थे। बेनेगल नरसिंह राव साहब जो थे आपके संविधान सभा के संविधान सलाहकार थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? देखो अभी जो मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं सोचना तो पड़ेगा बेटा, नहीं तो गलत जा सकता है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सोच के आपको करना होगा। प्रश्न आजकल क्या है कि एग्जामिनर प्रश्न की भाषा में गुमराह करने की कोशिश करता है, वो आपको चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अभी जो हम पढ़ के आए थे वो अविभाजित भारत का मंत्रिमंडल था। अब देश आज़ाद होगा 15 अगस्त 1947 को, और देश की आज़ादी के बाद एक मंत्रिमंडल का गठन और होगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, प्रथम कृषि मंत्री, प्रथम रेल मंत्री, प्रथम वित्त मंत्री, प्रथम पीएम, प्रथम रक्षा मंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ आपको याद रखना, पूछा क्या कानून मंत्री, और कानून मंत्री कौन थे? तो बड़ा विधि के ज्ञाता रहेंगे, और विधि के ज्ञाता कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। डी राइट आंसर बेटा। अब एक बार बेटा इस मंत्रिमंडल को भी पढ़ लो। पाकिस्तान अलग हो चुका है और ब्रिटिश सरकार अपने घर जा चुकी है, तो यहाँ अध्यक्ष बना दिया हमने, जो कि गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचार्य। तो ये तो बन गए बेटा इस अंतरिम सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री, ध्यान रखना ये बहुत बार आता है, विदेश मंत्री कौन बन गए? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बन गए। देश की विदेश नीति के जनक किसको कहा जाता है? नेहरू साहब को कहा जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद विदेश मंत्रालय इन्होंने खुद अपने पास रखा था। ये पहले भी वही थे और अब भी वही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता से पहले भी इसी पद पे थे और बाद में भी इसी पद पे थे। विधि मंत्री गजानफर अली साहब चले गए पाकिस्तान में, तो हमने किसको बनाया? हमने बनाया कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर साहब को। B.R. अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री हो जाएंगे। रक्षा मंत्री पहले जो था उसी को बना दो, अर्थात कौन बनेगा? बलदेव सिंह बनेगा। पहले भी यही था, अब भी यही है, कोई चेंज नहीं किया। कृषि मंत्री पहले भी वही था, अब भी वही रहेगा, अर्थात कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा। पहले भी था और अब भी है, कोई चेंज नहीं है पद में। शिक्षा मंत्री का पद बदल गया भाई। शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? तो पहले तो सी राजगोपालाचार्य थे, अब ये तो बन गए अध्यक्ष। तो अब शिक्षा मंत्री किसको बनाए? तो शिक्षा मंत्री बना दिया हमने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे। जोगिंदर नाथ मंडल देश की आजादी से पहले 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कानून मंत्री थे। देश की आजादी के बाद जोगिंदर नाथ मंडल ने चले गए पाकिस्तान में, तो देश की आजादी के बाद हमारे कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर साहब बनेंगे। क्लियर है सबका? कुछ मंत्री तो सेम रहेंगे, कुछ बदलते रहेंगे। आओ जी आगे। रेल मंत्री, विभाग बदलेगा बेटा, पहले भी था अब भी है, लेकिन विभाग बदल गया। क्या बदल गया कि वहाँ ये उद्योग मंत्री थे, अब बना दिया हमने जॉन मथाई को, जॉन मथाई। आओ जी। श्रम मंत्री में कोई चेंज नहीं है, जगजीवन राम पहले भी थे अब भी हैं। वाणिज्य मंत्री में चेंज है आपके, उधर कौन थे? तो वो तो चले गए पाकिस्तान, तो हम किसको बना दें? H.C. भाभा को बना दें। संचार मंत्री रफी अहमद की दुबई जो है संचार मंत्री बन गई। और वेरी इंपॉर्टेंट, देश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो नाम था उनका राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला मंत्री थी। इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा था? स्वास्थ्य मंत्री। आओ जी। वित्त मंत्री
लियाकत अली पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। तो हम किसको बनाएं? हम बनाएंगे बेटा सनमुखम सेठी। सेठी भी मिलता है, सेठी भी मिलता है, एक ही नाम है। उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री बनेंगे इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनके बारे में एक कथन और याद कर लेना कि मंत्रिमंडल से सबसे पहले त्यागपत्र किसने दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र देने के बाद अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनसंघ। और ये जनसंघ ही बाद में 1980 में बन गई आपकी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर जो है आपके मुख्य रूप से कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नेहरू सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री भी बन गए आपके। क्लियर है? कार्य खान और ऊर्जा मंत्री का नाम था वीएन गॉडगिल। तो बेटा ये सारे के सारे भारत का पहला मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, देख लें एक बार अच्छे से। 4th ग्रेड में बेटा संविधान है, ध्यान से सुन लें। 4th ग्रेड में आपके संविधान की जानकारी और उसका राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो संपूर्ण संविधान है 4th ग्रेड में, आपके ध्यान रखें। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबके? दोनों मंत्रिमंडल क्लियर याद होने चाहिए आपको। ये वाला भी याद होना चाहिए और पहले वाला भी होना चाहिए। आओ जी अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य थे? प्रारूप समिति का गठन हुआ और प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उन 7 में से कौन कौन इसमें थे? तो नेहरू जी नहीं थे, बड़े आदमी हैं, इनको कहाँ आप लेते हैं। पटेल साहब भी नहीं थे क्योंकि ये भी बड़े आदमी हैं। तो कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यानी कि 1 और 3 राइट आंसर रहेंगे। ये रहा बेटा आपका लाइट। सर 9 बजे वाली पॉलिटी की क्लास हो गई है? बिल्कुल। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? कि आपको बताना है कि किस व्यक्ति का कथन है। इसको कहने वाले कौन थे बेटा? ऑस्टिन साहब थे आपके। तो संविधान सभा के बारे में ये 4-5 कथन आपको याद करने हैं। पहला जो कथन है आपके लॉर्ड विस्काउंट का है। उन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा जो है हिंदुओं का निकाय है। याद करें कि लॉर्ड विस्काउंट क्या कहता है कि संविधान सभा को किसका निकाय बताया? हिंदुओं का निकाय। एक और कौन है? विंस्टन चर्चिल है आपके। विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं कि संविधान सभा केवल एक बड़े समुदाय की संस्था थी, इसने कहा है। ग्रेनियल ऑस्टिन कहता है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही आपके कौन था? भारत था। एनी मस्किनी आपकी देशी रियासतों की तरफ से आपकी चुनी जाने वाली संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी। इनका चुनाव ट्रावनकोर रियासत से हुआ था। तो 4-5 कथन संविधान सभा के बारे में याद करना है। एक तो विस्काउंट का याद करना है, हिंदुओं का निकाय कहा इसने। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व थी। और ग्रेनियल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा जो है एक दलीय निकाय थी और संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन 4-5 कथन कई बार आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल महिला सदस्य कितनी थी? तो आपको याद करनी है 15 थी। 15 में से देशी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला कौन थी? ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने कि देशी रियासतों से चुनी गई एकमात्र महिला का नाम बताओ। तो उनका नाम था एनी मस्किन। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी बेला द्वीन संविधान सभा में चुनी गई एकमात्र दलित यानी कि SC कैटेगरी की एकमात्र महिला कौन थी? तो दक्षिणी बेला यूतन थी। आगे बढ़ते हैं। हंसा मेहता संविधान सभा की महिला सदस्य थी। ये अध्यक्ष ऑल इंडिया वीमेंस कांग्रेस के अध्यक्ष थी। राजस्थान से संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति का नाम था उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता। और देश की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कि कृपाल सिंह शेखावत और नंदलाल बोस ने संविधान सभा की जो पांडुलिखन थी उसमें क्या किया था? चित्रकारी किया था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि संविधान सभा का पांडुलिखन
करने वाला व्यक्ति कौन था जिसने इसको हाथ से लिखा था? चित्रकारी तो आपने कृपाल सिंह सीखा हुआ तो नंदलाल बोस ने कर दी, लेकिन इसको पांडुलेखन यानी कि हाथ से लिखने का काम किस व्यक्ति ने किया था? उसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट्स करके देना आपको। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन का चयन करना है। बाकी सारे कथन सही है, कोई एक कथन है जो गलत है। बिल्कुल सबसे पहले खराड़ी साहब का आंसर प्रेम बिहारी रायजादा, नारायण रायजादा। रायजादा याद कर लो, इतना बड़ा नाम क्यों याद करना है? ठीक है सबका। अम्बेडकर नहीं, पांडुलेखन समिति का पूछता तो अम्बेडकर साहब रहते, लेकिन इसको हाथ से लिखा है संविधान को रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आओ जी। इसने बड़ी संख्या में समितियों की सूची की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। भाई समितियां तो बहुत सारी बनाई थी, उनमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। पहला कथन तो सही है भाई। आओ जी दूसरे की ओर। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था सर, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि पांडुलेखन का कार्य रायजादा ने किया। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसका चुनाव किया था। तो ये आपकी गलत। कौन सा पेन यूज किया, ऐसा प्रश्न नहीं आता है कभी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची में पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। आपसे गलत कथन पूछा था, तीसरा कथन गलत। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पे नहीं हुआ था, अर्थात इसका चुनाव जो था वो जो है आपकी प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था। तो ये थी आज की क्लास। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक शेयर करके जाएं और कमेंट्स भी करके जाएं कि आपको क्या और चीज़